नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संबित पात्रा पर बरसे राकेश टिकैत और ठीक ठीक करते रह गए संबित पात्रा। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने कह दिया कि आप झोला टांगने वाले लोग हो, भाजपा में कुछ नहीं चलती आपकी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त से बौखलाई भाजपा, जिला सदस्यों पर डाल रही दबाव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आप झोला टांगने वाले लोग हो, बीजेपी में कुछ नहीं चलती आपकी। संबित पात्रा पर बरसे राकेश टिकैत, ठीक ठीक करते रह गए प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते 7 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार कोरोना काल में कृषि कानून बना सकती है तो उसे वापस भी ले सकती है। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत भी अपने मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह आज तक के दंगल शो का हिस्सा बने, जहां उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। शो के बीच राकेश टिकैत संबित पात्रा पर बिफर पड़े और उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमने भी वोट दिया है, आसमान में वोट नहीं मिला है उन्हें। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के बारे में बात करते हुए कहा, 6-7 महीने से किसान बैठा है, अगर हम बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। सरकार जो पॉलिसी लेकर आई वे कानून हमें मंजूर नहीं है तो हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी, बल्कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। राकेश टिकैत की इन बातों को लेकर संबित पात्रा बीच में ही टोक पड़े। ऐसे में उन पर बिफरते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बात तो सुन लो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था तो मेरी भी बात सुन लो। गांव की जनता ने वोट दिया है आपको, किसानों ने भी आपको वोट दिया है, ऐसे में आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा, कोई हवा में वोट नहीं मिल गया है भाजपा को, आप अपने घोषणा पत्र को ही कम से कम लागू कर दो। नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाया जाए। राकेश टिकैत ने इस बात का जिक्र करते हुए आगे कहा, आज वह पीएम है देश के तो लागू करवा दो उस चीज को। किसान नेता ने बयान में संबित पात्रा को भी ताना मारा और कहा, संबित पात्रा जी आपकी भी कुछ नहीं चलती, आप बीजेपी में झोला टांगने वाले लोग हो, आपको कुछ कागज दे रखे हैं कि टीवी पर बैठो और अपनी बातें बताओ जनता को, आपके बड़े नेताओं में भी बोलने की हिम्मत नहीं है। राकेश टिकैत की इन बातों को लेकर संबित पात्रा भी नाराज नजर आए। उन्होंने पहले तो किसान नेता की बातों को ठीक है कहकर टाल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने न्यूज एंकर से शिकायत करते हुए कहा, आप डिबेट को कंट्रोल कर रही हैं या ये अपने आप चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त से बौखलाई भाजपा, जिला सदस्यों पर डाल रही दबाव। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है, वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और संख्या बल न होने के बावजूद अपने अध्यक्ष बनाने के लिए सरकारी तंत्र के जरिए सदस्यों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, हापुड़, सिद्धार्थनगर, रामपुर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद सहित विभिन्न जिलों में भाजपा ने सपा सदस्यों और उनके परिजनों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को इसकी जानकारी दी है। खजनी के भाजपा विधायक पर गोरखपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य के पुत्र का अपहरण किए जाने का आरोप लगा है। यहाँ भाजपा विधायक की बहू ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही है। इसी तरह रामपुर सहित अन्य जिलों में महिला जिला पंचायत सदस्यों के पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा के इस उत्पीड़न का हिसाब लिया जाएगा, आगामी चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, मनमानी करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सपा अध्यक्ष ने उन्नाव में पुलिसकर्मियों के निलंबन को गलत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध न करा पाने की अपनी गलती माने और दोनों पुलिसकर्मियों को बहाल करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम लोगों की ओर से मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही यह टिप्पणी भी की है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। दरअसल एम्स के एक डॉक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को कुछ तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि कैसे खुलेआम दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों से लेकर सड़कों तक लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली के सभी बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों को और ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चल रहे साप्ताहिक बाजार में भीड़ भाड़ ना हो और वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो। इसको
सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक शौचालयों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। कोर्ट ने दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय अगर कोरोना को रोकने के प्रयासों में जरा भी चूक हुई तो तीसरी लहर दूसरी लहर से कहीं विकराल साबित हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 जुलाई तय किया है। इससे पहले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर हलफनामा दाखिल करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, मोदी सरकार कृषि कानूनों पर बात करने के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान 7 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच जनवरी से बातचीत रुकी हुई है। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानूनों पर बात करने के लिए तैयार है, हम सुझावों के लिए खुले हैं। इसके साथ ही उन्होंने धरना स्थलों पर हो रही रेप की घटनाओं का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको कृषि कानूनों के बारे में कोई संदेह है तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम सुझावों के लिए खुले हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आंदोलन स्थल से बलात्कार की खबरें मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी कई बीजेपी नेता इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, कोई कमी नहीं है, भारत सरकार किसान से वार्ता करने को तैयार है। रिपील को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेगा। वहीं दूसरी ओर पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र मोदी सरकार ने पंजाब और सिख समुदाय को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 41 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए हैं। इसके अलावा 333 सिखों को सरकारी ब्लैक लिस्ट से हटाया गया। हमने CAA कानून के जरिए अपने हजारों भाई बहनों को शरण दी है। सभी गुरुद्वारों में लंगर सेवा को GST से छूट दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में अब बीजेपी में घमासान, वसुंधरा राजे के समर्थक और विरोधी आमने सामने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बाद अब राजस्थान बीजेपी में घमासान मचा है। वसुंधरा राजे के समर्थक अचानक फिर सक्रिय हो गए। महामारी में वसुंधरा रसोई के नाम से अलग से राहत अभियान चलाने के बाद अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि राजे को कमान सौंपी जाए। राजे ही बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में ला सकती है। दूसरी तरफ राज्य विरोधी गुट ने भी तीखे तेवर अपना रखे हैं। राज्य विरोधी कह रहे हैं कि राजस्थान में अब बदलाव का वक्त है, राजे का वक्त आ चुका। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे के समर्थक और विरोधी इन दिनों आमने सामने हैं। राजे के समर्थक अब खुलकर मांग कर रहे हैं कि राजे को राजस्थान में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह भी दावा कि सिर्फ राजे ही इकलौती नेता है जिसमें 20% तक वोट के स्विंग करने की ताकत है। ऐसे में पार्टी को राजे को कमान सौंपनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्य विरोधियों ने अब कहना शुरू कर दिया कि उनकी पारी खत्म हो चुकी है और ये कहना कि राजे ही राजस्थान में बीजेपी है दम्भ है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कहा कि ये दम्भ ना दिखाएं कि राज्य में पार्टी से बड़ा कोई नेता है। उदाहरण देकर समझाया कि बलराज मधोक ने जनसंघ में ऐसा ही दम्भ दिखाया तो उन्हें बाहर कर दिया था। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की कमान इस वक्त राज्य विरोधी कैंप के पास है। राजे और उनके समर्थक लगातार खुद को हाशिए पर देख रहे हैं। राजे ने 8 मार्च को अपने जन्मदिन के बहाने देव दर्शन यात्रा से भरतपुर में शक्ति प्रदर्शन भी किया था। फिर महामारी में इंदिरा रसोई और वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर हेल्पलाइन शुरू कर कोरोना पीड़ितों के लिए मदद का अभियान चलाया था। जबकि बीजेपी का सेवा ही संगठन है, अभियान पहले से ही चल रहा था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन मौजूदा टकराव के चलते राजे समर्थकों को डर है कि 2018 की तरह इस बार चुनाव में पार्टी राजे को कमान सौंपेगी या नहीं। राजे अपनी अलग रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत कुमार से जुड़ी एक मीडिया PR कंपनी से भी राजे की टीम ने संपर्क साधा। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन मामले में आप नेता संजय सिंह ने लगाए नए आरोप, कहा खातों की जाँच हो। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने नए आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर के लिए 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.50 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जबकि उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर जमीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इससे साफ पता चलता है कि जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार किया गया है। संजय सिंह ने आगे कहा, अगर 8 करोड़ में 10,370 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के रेट को सही मान ले तो भी 18.50 करोड़ रुपए में करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी, जबकि 18.5 करोड़ में सिर्फ 12,080 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदी गई। पुराने एग्रीमेंट के बारे में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट भाजपा और विश्व हिंदू परिषद जिस एग्रीमेंट का बार बार जिक्र कर रहे थे वह 18 मार्च को कैंसिल हो गया था। उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था, तो फिर बहनामे के उसका नाम क्यों शामिल कराया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं। रवि मोहन तिवारी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है। रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में इसलिए डाला गया ताकि इनके खाते में रुपए डालकर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा सके।
भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने 7 जून को भतीजे दीप नारायण उपाध्याय के नाम पर महेंद्र नाथ मिश्रा से 1.90 करोड़ रुपए की जमीन रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के विकास का हाल, जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल लगातार मोदी सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस और प्रियंका गांधी आए दिन सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आज भी राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को कीमतें स्थिर रहने के बाद आज एक बार इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करने का फैसला लिया है। शुक्रवार के लिए 4 प्रमुख शहरों में पेट्रोल का भाव 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर का बढ़ा है। आज प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। आज यहां दोनों की कीमतें क्रमशः 96.93 रुपए प्रति लीटर और 87.69 रुपए प्रति लीटर पर है। इसी प्रकार में मुंबई में कीमतें 103.08 रुपए और डीजल 95.14 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता में रहने वाले लोगों को 1 लीटर पेट्रोल पर आज 96.84 रुपए और डीजल पर 90.54 रुपए खर्च करने होंगे। चेन्नई में पेट्रोल का भाव 98.14 रुपए और डीजल का भाव 92.31 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल बीजेपी चीफ की बढ़ी मुश्किलें, घूस कांड में केस, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन रिश्वत देने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। सुरेंद्रन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी नेता और जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष सीके जानू को 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में मतनतवाड़ी सीट से एनडीए का उम्मीदवार बनने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। केरल पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में वायनाड की कलपेट्टा की निचली अदालत में पुलिस को रिश्वतखोरी के आरोपों पर सुरेंद्रन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 171E और 171F के तहत दर्ज की गई है। हाल ही में करने को लेकर हुई कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायनाड के कलपेट्टा की निचली अदालत का यह आदेश इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की छात्रा शाखा मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष PK नवाज द्वारा दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुरेंद्रन ने चुनाव में राजग उम्मीदवार बनने के लिए जानू को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इस महीने की शुरुआत में GRS की राज्य कोषाध्यक्ष और CK जानू की साथी प्रसीता अजिकोड ने आरोप लगाया था कि जानू ने चुनाव से पहले एनडीए में लौटने के लिए सुरेंद्रन से 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। आरोप लगाया गया कि सुरेंद्रन ने जानू को 10 लाख रुपए दिए, जिन्होंने बाद में वायनाड के सुल्तान बाथेरी से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। प्रसीता अजिकोड ने इससे जुड़ा जो ऑडियो वायरल किया था उसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की आवाज होने का दावा किया गया है। टेप में एक शख्स कहते हैं, उन्हें 6 मार्च को आने दो, मैं उन्हें निजी तौर पर यह दे दूंगा, तुम भी आना। चुनाव के दौरान यह पैसों का लेन देन है, यह मुमकिन नहीं कि इसे इधर उधर ले जाया जाए। अजिकोड का कहना है कि जब जानू 6 मार्च को पैसे लेने के लिए तिरुवनंतपुरम गई तो वे उनके साथ ही थी। हालांकि गेस्ट हाउस में जब लेन देन हुआ तब वे साथ नहीं रही थी। सुरेंद्रन और उनकी पार्टी भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरी तरफ CK जानू ने भी ऑडियो टेप को नकारते हुए प्रसीता अजिकोड को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन अदालत प्रथम दृष्टया टेप की सत्यता को लेकर आश्वस्त हो गई। इससे पहले 7 जून को सुरेंद्रन के खिलाफ के सुंदर को मंजेश्वर सीट से नामांकन वापस लेने के लिए धमकाने और रिश्वत देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के कालाधन वापस लाने के वादे के बीच स्विस बैंक में 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंचे भारतीयों के फंड्स, 13 साल में सबसे ज्यादा। जी हां दोस्तों, स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस बैंक पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान बैंक के पास ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से गुरुवार को जारी सालाना आंकड़े से यह जानकारी दी गई है। स्विस बैंकों में यह कोष भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थाओं के जरिए रखे गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष 2019 के अंत में 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक 6,625 करोड़ रुपए था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक
20,632 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले लगातार 2 साल इसमें गिरावट आई। ताजा आंकड़ा 13 साल का सर्वाधिक है। गौरतलब है कि 2014 में सरकार बनने से पहले एनडीए के नेता लगातार विदेश में रखे गए धन को काला बताते हुए इसे वापस लाने का आश्वासन देते रहे थे। हालांकि स्विस बैंक में भारतीयों की रकम बढ़ाना उल्टा इशारा करता है। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़े के अनुसार 2006 में यह करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर था। उसके बाद इसमें 2011, 2013 और 2017 को छोड़कर गिरावट आई। एसएनबी के मुताबिक 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के मामले में स्विस बैंक की कुल देनदारी 255.47 करोड़ CHF स्विस फ्रैंक है। इसमें 50.9 करोड़ स्विस फ्रैंक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक ग्राहक जमा के रूप में है। वहीं 38.3 करोड़ स्विस फ्रैंक 3,100 करोड़ रुपए से अधिक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं। न्यास के जरिए 20 लाख स्विस फ्रैंक जबकि सर्वाधिक 166.48 करोड़ स्विस फ्रैंक बॉन्ड प्रतिभूति और अन्य वित्तीय उत्पादों के रूप में रखे गए हैं। एसएनबी ने कहा कि ग्राहक खाता जमा के रूप में वर्गीकृत कोष वास्तव में 2019 की तुलना में कम हुआ है। वर्ष 2019 के अंत में यह 55 करोड़ स्विस फ्रैंक था। ट्रस्ट के जरिए रखा गया धन भी 2019 में 74 लाख स्विस फ्रैंक के मुकाबले पिछले साल आधे से भी कम हो गया है। हालांकि दूसरे बैंकों के माध्यम से रखा गया कोष 2019 के 8.8 करोड़ स्विस फ्रैंक के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2019 में चारों मामलों में कोषों में कमी आई थी। ये आंकड़े बैंकों ने एसएनबी को दिए हैं और फिलहाल इसके जरिए भारतीयों द्वारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे जाने वाले काले धन के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिलते। इन आंकड़ों में वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय, प्रवासी भारतीय या अन्य तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए स्विस बैंकों में रख सकते हैं। एसएनबी के अनुसार उसका आंकड़ा भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विस बैंकों की कुल देनदारी को बताता है। इसके लिए स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के सभी प्रकार के कोषों को ध्यान में रखा गया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से बैंकों और कंपनियों से प्राप्त जमा शामिल है। इसमें भारत में स्विस बैंकों की शाखाओं से प्राप्त आंकड़े गैर जमा देनदारी के रूप में शामिल हैं। कुल मिलाकर स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहकों की जमा राशि 2020 में बढ़कर करीब 2,000 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गई। इसमें से 600 अरब स्विस फ्रैंक विदेशी ग्राहकों की जमा राशि है। सूची में ब्रिटेन अव्वल है। उसके नागरिकों के स्विस बैंकों में 377 अरब स्विस फ्रैंक जमा है। इसके बाद अमेरिका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी में टूट के बीच अचानक नीतीश से मिलने पहुंचे मांझी, 1.5 घंटे तक हुई मुलाकात। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बीच अचानक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मांझी शाम को एक अणे मार्ग पहुंचे और सीएम से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मालूम हो कि मांझी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसके एक दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मांझी ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी बोला था कि वे राज्य के लोगों के विभिन्न समस्याओं को लेकर जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इस बैठक में उनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने मांझी के सामने कई परेशानियां रखी थी। माना जाता है कि मांझी ने सीएम के समक्ष राज्य के कई मुद्दे भी रखे। इस संबंध में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि यह मुलाकात बिहार के विकास को लेकर थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 2 बड़े नेता मिलेंगे तो स्वाभाविक है राजनीतिक बातें तो होंगी ही। बता दें कि मांझी ने ऐसे समय पर नीतीश कुमार से मुलाकात की है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बिहार सरकार से नाराज हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें हैं कि मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे ने मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं लालू के जन्मदिन पर सहनी ने उनसे फोन पर बात की। इससे पहले भी मांझी सहनी कई मामलों पर सरकार का विरोध कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में नहीं हुई राजनीतिक हिंसा, ये सब बीजेपी की चाल, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कहीं भी राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने हिंसा को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद हिंसा में उसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं तो हजारों राज्य छोड़कर बाहर चले गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1-2 छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक हिंसा की तरह पेश करना गलत है। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या आप लोगों को लगता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है? ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया हो गया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा को यूपी में जाकर देखना चाहिए जहां मृत लाशों को नदियों में
बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो उसे नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है। इसी प्रकार मोदी सरकार मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती तो हमारी चुनी गई सरकार को हटाने के प्रयास कर रही है। उन्हें अपने इन प्रयासों को तुरंत रोकना चाहिए। ट्विटर को लेकर जारी विवाद पर भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में जलभराव से पैदल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। कहा, क्योटो के नाम पर काशीवासियों को पीएम मोदी ने ठगा। जी हां दोस्तों, बादलों की मेहरबानी से बृहस्पतिवार को वाराणसी शहर पानी से भर गया। झमाझम बरसात के बाद गली मोहल्ले और सड़क के साथ घरों तक पानी जाने से लोगों को काफी दुश्वारी झेलनी पड़ी। जलभराव के कारण वाराणसी के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजय कुमार लल्लू ने बरसात के बाद शहर की सड़कों का पैदल ही जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का यह आलम है तो प्रदेश के अन्य शहरों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी सरकार अब उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योटो के नाम पर बनारस वासियों को यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छलावा किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।